वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ अलंकार बताए थे और तब एक ये जिक्र आ गया था कि हारमोनियम जो है इक्वली टेम्पर्ड स्केल होता है इसमें। तो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इक्वली टेम्पर्ड स्केल क्या होता है। तो दोस्तों, उस बारे में बात करने से पहले मैं एक अलंकार और बताना चाहता हूँ जो कि पिछली वीडियो में रह गया था, जो मेरी समझ में बड़ा अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, और सभी को उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें कोई ताल नहीं चलेगा क्योंकि इसमें नंबर वेरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेट्रोनॉम लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सा से शुरू करते हैं और एक एक स्टेप, एक एक स्वर आगे जाके और फिर पीछे आ जाते हैं। तो हम बिलावल थाट में इसको करेंगे। तो जैसे मैं करके बताता हूँ आपको, जैसे सा रे सा रे ग रे सा रे ग रे सा रे ग सा रे ग इसी तरह अवरोह में हम तार सप्तक के सा से शुरू करेंगे और एक एक स्वर नीचे उतरते चले जाएंगे और फिर वापस सा पे चले जाएंगे। जैसे सा सा नी सा सा नी धा नी सा सा नी धा पा धा नी सा सा नी धा पा तो ये अच्छा अलंकार है बहुत। इसमें सभी स्वरों में एक एक करके ऊपर जा रहे हैं और एक एक करके नीचे आ रहे हैं, तो स्वरों की दूरी आपस में हमें समझ में आती है। तो इससे हमारा स्वर ज्ञान काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होता है। तो ये सबको करना चाहिए। अब आते हैं हम इक्वली टेम्पर्ड स्केल के ऊपर, वो क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो इक्वली टेम्पर्ड स्केल की जो कंसेप्ट है, ये भारतीय कंसेप्ट नहीं है, ये यूरोपियन कंसेप्ट है। ये यूरोप में सबसे पहले इसका चलन हुआ। सबसे पहले 18वीं शताब्दी के आसपास या 19वीं शताब्दी में जर्मनी में सबसे पहले कुछ संगीतकारों ने इसको अपनाया और फिर धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया। सबको ये इजी लगने लगा और इसमें हालांकि स्वरों की प्योरिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है क्योंकि स्वरों में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बहुत मामूली सा, लेकिन आता है वेरिएशन। तो लेकिन ईजी होने की वजह से ये बहुत चलन में आ गया और यूरोप में पूरा प्रैक्टिकली ये होता है, जितने भी पियानो बनते हैं वो सब इसी स्केल पे बनते हैं, इक्वल स्केल पे बनते हैं। और इसके अलावा जो हारमोनियम भी है, हारमोनियम का भी दोस्तों आविष्कार जो है आपको मालूम होगा, ये यूरोप में ही हुआ था। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में एक डेनमार्क के किसी आदमी ने किया था इसका आविष्कार, इसको बनाया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, उसका जो स्वरूप था वो चल नहीं पाया ज़्यादा। फिर पेरिस में, फ्रांस के अंदर एक आदमी ने, बिडेन शायद उसका नाम था, उसने 1840 के आसपास इस हारमोनियम को बनाया। उस वक़्त इसकी खासियत ये होती थी कि ये हारमोनियम जो है पैरों से पंप किया जाता था। जो उसकी हवा भरी जाती है, इसमें ये जो पंपिंग एक्शन है, ये जो हम हवा हाथ से भरते हैं, ये उस वक़्त पैरों से भरा जाता था यूरोप में।
और उससे फिर ये, क्योंकि दोनों हाथों से, वहाँ यूरोप में दोनों हाथों से प्ले किया जाता है ऐसे, तो इसलिए वो पैरों से हवा की पंपिंग होती थी। तो उसने इसका पेटेंट भी करवाया उस आदमी ने, और फिर धीरे धीरे ये सभी देशों में यूरोप के फैल गया। और इंग्लैंड से फिर ये कुछ ट्रेडर्स इसको कलकत्ता सबसे पहले लेके आए, और कलकत्ता में एक द्वारकानाथ घोष करके एक आदमी था, उसने इसको सबसे पहले हैंड पंपिंग शुरू की। उसने इसको हैंड पंपिंग हारमोनियम के रूप में कन्वर्ट किया। हैंड पंपिंग उसने इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ भारत में क्या होता था कि भारत में संगीत, जो संगीतकार संगीत गाते थे, बजाते थे, वो सब फर्श पे बैठ के बजाते थे, ज़मीन पे बैठ के बजाते थे। तो ज़मीन पे अब वो पैरों से कैसे बजाएं, पंपिंग हवा की हारमोनियम में कैसे करें। तो द्वारकानाथ घोष एक आदमी था, उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया और हाथों से पंपिंग की। ये हम पंपिंग हवा भर रहे हैं, ये हाथों से, इस हाथ से भर रहे हैं, बाएं हाथ से हम हवा भरते हैं इसमें। तो ये जो रीड होती हैं, उन रीड में पत्तियां लगी होती हैं, उन पत्तियों में जो गैप होता है वो सबका अलग अलग होता है, और उनसे जब हवा फोर्सफुली पास होती है तो ये साउंड आती है। तो जब उसने ये मार्केट में उतारा, हैंड पंपिंग वाला ये हारमोनियम उतारा, तो ये भारत में इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया कि इसके बिना आप कोई संगीत की तो मतलब महफिल या कोई संगीतकार ऐसा नहीं होगा कि जो हारमोनियम ना बजाना चाहता हो। कोई संगीत की महफिल ऐसी नहीं होगी जिसमें ये हारमोनियम ना यूज़ होता हो। तो ये हारमोनियम की एक ब्रीफ हिस्ट्री है। अब हम आते हैं इक्वली टेम्पर्ड स्केल पे। तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल में क्या होता है, आप जानते होंगे, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, कि एक स्केल में हमारे 12 स्वर होते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी में इसका उन्होंने किया था, इसको इक्वली टेम्पर्ड किया था। उन्होंने क्या किया उसमें कि जैसे अगर हम ये एक्चुअली वो सा ये होता है उनका सी, जो वेस्टर्न ऑक्टेव है वो यहाँ से शुरू होता है, सी डी ई एफ जी ए बी और फिर सी, नेक्स्ट सप्ताह का सी यहाँ से शुरू होता है। तो अगर इसको हम सा मान लें, इसकी वैल्यू 1 मान लें, तो नेक्स्ट जो सा आएगा, सी आएगा, उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि दुगना होता है फ्रीक्वेंसी। जो नेक्स्ट सप्तक के जो सा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पिछले सप्तक के सा से दुगनी होती है। तो अगर हम इसको 1 मान लें तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, नंबर 2 का 12th रूट निकाला। 12th रूट जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, उन्होंने कैलकुलेट किया मैथमेटिक्स से। तो उसमें उन्होंने देखा इसकी वैल्यू आती है 1.059463 समथिंग। अब अगर इसकी वैल्यू को, ये सा जो है, इसकी वैल्यू को, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम 1.059463 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कोमल रे मिल जाएगा। और फिर इस वैल्यू को उसी नंबर से, उसी वैल्यू से फिर से मल्टीप्लाई किए 1.059463, तो हमें शुद्ध रे मिल जाएगा। फिर कोमल गा मिल जाएगा इसी तरह, फिर शुद्ध गा, फिर माँ, और इस तरह ये सारे हमें अब तक मिल जाएंगे। सा, कोमल रे, कोमल गा, माँ, और ये तीव्र माँ, ये पा, ये कोमल धा, ये धा, ये कोमल नी और ये नी, और ये सा। तो इस तरह जब हम इसको हर वैल्यू को 1.059463 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इक्वल होगी। सभी स्वरों की फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे से इक्वल होगी, यानी हर एक स्वर की दूरी अपने पिछले स्वर से बराबर होगी और अगले स्वर से भी बराबर होगी। यानी जो इस स्वर की दूरी इससे है वही दूरी इसकी इससे है, और इस स्वर की दूरी भी इसी तरह जितनी इससे है उतनी ही इससे है। हर एक स्वर की दूरी अपने पिछले और अगले स्वर से बराबर है। तो ये हमारा इक्वली टेम्पर्ड स्केल की डेफिनेशन ये वेस्टर्न डेफिनेशन है, वेस्टर्न कंसेप्ट है। भारत में ऐसी ये नहीं थी, भारतीय संगीतकारों ने इसको ऐसा नहीं माना था। हमारे यहाँ जो वैल्यू हैं थोड़ी अलग हैं, वो एक अलग नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि भारत में ये वैल्यूज़ कैसे निकाली गई और किस तरह श्रुतियों को, 22 श्रुतियों में से किस तरह 7 को चुन के बिठाया गया और 7 स्वर शुद्ध स्वर निकाले गए, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। तो ये बेसिकली फ़िलहाल ये हमारा था। इसमें अब हारमोनियम में जो मैंने आपको बताया कि ये फ्रांस में हुआ था, इसको बनाया था सबसे पहले, और फिर इसको हिंदुस्तान में एक द्वारकानाथ घोष नाम के आदमी ने कलकत्ता में इसको हैंड हेल्ड पंपिंग ये चीज़ बनाई। इसकी वजह से ये हारमोनियम बहुत पॉपुलर हो गया हिंदुस्तान में। अब दोस्तों आते हैं इस बात के फिर ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया भारत में, मतलब बहुत ज़्यादा। यूरोप में भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना भारत में हो गया।
तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ही, एक तो ये दो खासियत है इसकी। एक तो इसकी आवाज़ बहुत मधुर है, आवाज़ आप जैसे आप देख रहे होंगे आवाज़ बड़ी मधुर है। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ी सी कर्कश भी लगती है, लेकिन ओवरऑल ये सब मानते हैं कि इसकी आवाज़ बड़ी मधुर है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो बिगिनर्स के लिए और जो संगीत के विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है कि किसी भी रीड को हम सा मान के हम अपना सप्तक बजा सकते हैं। हम इसको सा मान लें, 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 इसको सा मान लें, इसको सा मान लें, इसको सा मान लें, हम किसी भी रीड को सा मान के हम अपना सप्तक बजा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी स्वरों की आपस में एक दूसरे से दूरी बराबर है। तो हम किसी भी बटन को सा मान लें और आगे सप्तक बजा दें, सेम नोट आएगा, सिर्फ पिच का फर्क आ जाएगा बस। अगर हम यहाँ से सप्तक बजाएंगे तो पिच थोड़ी सी हाई हो जाएगी, यहाँ से बजाएंगे तो पिच थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, यहाँ से बजाएंगे थोड़ी और नीचे हो जाएगी, यहाँ से बजाएंगे थोड़ी और नीचे हो जाएगी। लेकिन जो आपस में उनका रिलेशन है स्वरों का वो वही रहेगा, चाहे आप यहाँ से बजाएं, यहाँ से बजाएं, यहाँ से बजाएं, यहाँ से बजाएं, कहीं से भी बजाएं। इसीलिए ये बिगिनर्स के लिए ये एक ऐसे जैसे वरदान साबित हुआ कि स्वरों, बिगिनर्स जो होते हैं, जो नया नया सीखते हैं और जो अच्छा सीख गए होते हैं, उनके लिए भी उनको स्वरों की समझ इससे बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसके ये दो ही कारण हैं कि एक तो ये मधुर है इसकी आवाज़, और दूसरा ये इक्वली टेम्पर्ड स्केल है। इसके लिए ये हारमोनियम इतना कामयाब हो गया, हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन दोस्तों, जो प्योरिस्ट होते हैं, जो बहुत संगीत में प्योरिटी में यकीन करते हैं, खासकर भारत में, तो वो लोग हारमोनियम को पसंद नहीं करते। क्योंकि जैसे गा को अगर माने तो इस गा की जो वैल्यू है थोड़ी सी चढ़ी हुई है। जो भारतीय संगीत में जो गा होगा, शुद्ध गा होगा, वो थोड़ा सा नीचे है। हालांकि बड़ा परसेप्टिबल डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो प्योरिस्ट होते हैं वो पहचान जाते हैं। इसीलिए जो बहुत प्योरिस्ट होते हैं, जो बहुत प्योरिटी में यकीन करते हैं म्यूज़िक की, संगीत की, वो लोग फिर तानपुरे पर रियाज करते हैं। और बहुत सारे जो संगीतकार हैं, जो बड़े विख्यात लोग हैं, वो लोग तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि आप तानपुरे पे ही प्रैक्टिस करो, तानपुरे पे ही स्वरों का अभ्यास करो, हारमोनियम पे ना करो। लेकिन इसके बावजूद हारमोनियम बहुत पॉपुलर है और बहुत इजी है, और इससे स्वरों की पहचान भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, यही था इसका इक्वली टेम्पर्ड स्केल का मतलब। और इसमें मेरे ख्याल मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, और कुछ मेरे ख्याल रह नहीं गया है। तो इसका मैंने आपको वैल्यू बताई दी कि जो दो की जो है 12th रूट अगर निकाल लें तो 1.059463 आती है। उससे सा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें कोमल रे मिलता है, उसकी वैल्यू को अगेन 1.059463 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शुद्ध रे मिलता है। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सभी स्वरों की आपस में एक दूसरे से दूरी बिल्कुल बराबर होती है। तो ये दोस्तों, ये है इक्वली टेम्पर्ड स्केल की कंसेप्ट। और ये भारतीय कंसेप्ट नहीं है, ये यूरोप की कंसेप्ट है। लेकिन हारमोनियम क्योंकि भारत में बहुत पॉपुलर हो गया, तो इसलिए फिर ये हमारे यहाँ भी हो गया। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने आप पहले ही बताया कि आप किसी भी रीड को सा मान के आप आगे अपनी सरगम बजा सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन सभी स्वरों का आपस में सेम है। बस ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था, जो कि जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है। तो दोस्तों, बस ये आज का यही वीडियो है। अब भारतीय संगीत में ये कैसे स्वर बिठाए गए, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में फिर बात करूँगा, क्योंकि अगर इसी में बात करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे एनकरेज करें। तो मैं आपको और भी आगे जो मुझे मालूम है वो मैं आपको आगे भी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है मेरी, जो ज्ञान मैंने पढ़ा है, सीखा है, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।